देखिए, आज का हमारा क्या है, इतिहास है। और इतिहास में सिंधु घाटी हम पढ़ चुके, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता को हम पढ़ लिए। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता को हम पढ़ें, ठीक है। और वैदिक सभ्यता के बाद महाजनपदों को पढ़ लिए। और महाजनपद के बाद अब एक एक महाजनपद को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लिए हैं मगध को, ठीक है। लेकिन मगध को पढ़ने से पहले एक बार दोबारा हम महाजनपदों की लोकेशन देख लेते हैं, कौन सा महाजनपद कहाँ था, ठीक है। चलते हैं। कट गया क्या ये? देखिए, 16 महाजनपद थे ना, तो 16 महाजनपदों में इनकी हम लोकेशन देखते हैं। सबसे पहले अफगानिस्तान की तरफ और पाकिस्तान की तरफ। तो अफगानिस्तान की तरफ तुम्हारा कंबोज था और इसकी तरफ आपका गंधार। उसके बाद हरियाणा में आपका महाजनपद कुरु था और राजस्थान में मत्स्य। उसके बाद तुम्हारा मध्य प्रदेश में उज्जैन की तरफ आपका अवंती था और बुंदेलखंड की साइड आपका चेदी था। दक्षिण भारत में एक ही महाजनपद था जिसे हम अस्मक कहते थे। अस्मक, ये दक्षिण भारत का एक ही महाजनपद। उसके बाद बिहार और बंगाल साइड आपका अंग, जिसकी राजधानी चंपा बताई गई थी। ऊपर इसके आपका वज्र, मगध, ये 3 महाजनपद बिहार में थे, ठीक। और उसके बाद आपका मल्ली और काशी, वत्स के बाद सूरसेन और पांचाल। उसके बाद इस साइड पर आपका कौशल। ये महाजनपद उत्तर प्रदेश में थे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए 16 महाजनपदों में सबसे ज़्यादा महाजनपद हमारे उत्तर प्रदेश में थे। और सबसे ज़्यादा शक्तिशाली अगर कोई महाजनपद था तो वो महाजनपद तुम्हारा मगध था। सबसे ज़्यादा 16 महाजनपदों में शक्तिशाली अगर कोई महाजनपद था तो कौन था? मगध था, ठीक है। अब देखिए, मगध के शक्तिशाली होने के कई कारण भी थे, जैसे कि दोआब का क्षेत्र था, फसल अच्छी पैदा होती थी। उसके बाद ये क्या करता था, धान का, गेहूं का निर्यात भी करता था, ठीक है। लोहे की विशाल भंडार थे यहाँ पर। आप देख लीजिए झारखंड साइड सिंहभूम, लोहे का बहुत ज़्यादा, तो लोहा मिलता था, तो लोहा निर्यात करता था दूसरे राज्यों को। तो वो लोग औजार में यूज करते थे, तलवार बनाते थे, छुरी भाला सब बनाते थे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए मगध के पास प्राकृतिक संसाधन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में थे, जिसके चलते मगध महाजनपद तुम्हारा क्या था, एक शक्तिशाली और विकसित महाजनपद था, ठीक। देखिए, मगध महाजनपद में सबसे पहले अगर हम बात करें तो इस महाजनपद में बृहद्रथ वंश का शासन था। बृहद्रथ वंश। अब देखिए, ये जो बृहद्रथ वंश है, इस वंश के विषय की जानकारी केवल हमें उस समय की जो धार्मिक ग्रंथ है उन्हीं में मिलती, बाकी किसी में नहीं मिलती। बात समझ। अब देखिए, बृहद्रथ वंश का जो संस्थापक था वो खुद कौन था? खुद बृहद्रथ था और इसके पुत्र का नाम था जरासंध, ठीक है। इसके पुत्र का नाम था जरासंध। अब देखिए, जो जरासंध था तो ये बहुत ज़्यादा क्रूर था। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आप कंस सुने होंगे, कंस का नाम सुने होंगे, कंस को देखे होंगे टीवी ऊवी में, जो भगवान कृष्ण के क्या थे? मामा। तो कंस जरासंध का क्या था? दामाद था। तो अब आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंस कितना ज़्यादा क्रूर था। तो जब दामाद क्रूर होगा तो उसका ससुर तो क्रूर होगा ही।
बात समझ में आ रही है? तो जरासंध का दामाद कौन था? कंस था। अब देखिए जरासंध का दामाद कंस था और जरासंध और कंस के बीच में जरासंध और भीम के बीच में मल्ल युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? मल्ल युद्ध। तो मल्ल ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि मल्ल युद्ध किन दो शासकों के बीच में हुआ था या किन दो बलवानों के बीच में हुआ था। तो उसमें एक तरफ कौन थे? कंस का ससुर जरासंध और एक तरफ कौन थे? भीम। ठीक। अब देखिए मल्ल युद्ध हुआ कहाँ था ये भी हम बता दें। ये जो मल्ल युद्ध था ना ये मगध में हुआ था। आज भी आप जाएंगे ना मगध, वो क्या बोलते हैं पटना, तो पटना में आज भी तुम्हारा भीम अखाड़ा है, ठीक है, और उसी अखाड़े में आपका मल्ल युद्ध हुआ था। ठीक। तो वृद्धरथ वंश का पहला शासक कौन था? वृद्धरथ, जिसने इस वंश की स्थापना की। उसके बाद उसका पुत्र था जरासंध, लेकिन वो बहुत ज़्यादा क्या था? क्रूर था। कंस का क्या था? ससुर था। दूसरी बात देखिए उसका नाम जरासंध क्यों पड़ा ये भी मैं आपको बता दूं। देखिए क्या हुआ कि जब वृद्धरथ की शादी हुई थी तो एक शादी उसने नहीं किया था, कम से कम 2-3 शादी की थी और किसी रानी से कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तो उसने क्या किया कि एक बार जंगल से जा रहा था, सोचा कि अब चलो कोई शायद साधु महात्मा के दरबार में चलते हैं, शायद कुछ मिल जाए। तो जाते समय जब देखा तो एक साधु की नज़र उसके ऊपर पड़ी। तो साधु ने कहा अरे ये राजन कहाँ जा रहे हैं? तो उसने बुलाया कि राजन क्या बात थी, बहुत दुखी लग रहे हो। तो उसने कहा महाराज मेरे पास सब कुछ है, कोई चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन एक चीज़ की कमी है, मेरे कोई पुत्र नहीं है। तो कहा बस इतनी? कहा हाँ। कहा ठीक है। तो उसने एक फल दिया और उस फल को उसने कहा कि ये फल अपनी रानी को खिला देना और तुम्हें निश्चित है कि पुत्र की प्राप्ति होगी। अब वो फल लेके गया, बहुत खुशी था, दिया अपनी रानी को, लेकिन उन रानी में एक कमी रही। वो रानी कोई भी चीज़ अकेले नहीं खाती थी। उसने क्या किया, फल के 2 टुकड़े किए, एक उसको खिला दिया, एक उसको खिला दिया। अब दोनों गर्भवती हुई। राजा बहुत खुशी हुआ कि चलो कम से कम एक वरदान में मांगा, दोनों को। अब क्या हुआ कि दोनों को पुत्र हुआ, लेकिन जानते हो पुत्र कैसा हुआ? आधा आधा, आधा पुत्र उसका हुआ और आधा पुत्र उसके हुआ। जब पुत्र हुआ तो राजा काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ कि नहीं चलो पुत्र की प्राप्त हुई, पुत्र हुआ, ठीक है। लेकिन बाद में जब राजा को पता चला कि आधा आधा हुआ है तो राजा काफ़ी ज़्यादा दुखी हुआ कि यार बताओ भगवान मेरे साथ ही गलत कर रहा है। तभी क्या हुआ कि राजा ने अपने नौकरों को आदेश दिया कि जाओ इस पुत्र को सही सलामत जंगल में दफना दो, क्योंकि छोटे बच्चों को जलाया तो जाता नहीं, दफना दो जा। लेकिन वो इतने ही लाल रहे, वो दफनाइन का कहन यार जंगल है तो आपको गड़वा खोदे या है वह का, एक काम करो भगा दो इनका। वो भगा दिए, अब भगा के चले आए। तो उसी जंगल में एक जरा नाम की राक्षसनी रहती थी। कौन रहती थी? जरा नाम की राक्षसनी रहती थी। अब उस राक्षसनी की नज़र उन लड़कों पर पड़ी। जब लड़कों पर पड़ी तो उसने एक ऐसे उठाया, एक को ऐसे उठाया, एक को, दोनों को ऐड किया, जुड़ गए। तो जब दोनों को जुड़ गए तो चिल्लाने लगा, रोने लगा। वो बहुत खुश हुई, कहा यार ये तो बहुत बढ़िया, कहा ये पुत्र को मैं अपने राजा को दूंगा, क्योंकि मेरा राजा बहुत दुखी है पुत्र के कारण। वो सीधा भागते भागते गई राज दरबार में। अब जब वहाँ पर गई तो उसने कहा महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। तो राजा कहा कि हाँ बताओ क्या बात है? कहा महाराज मैं आपको कुछ देना चाहती हूँ। कहा बताइए क्या देना चाहती हैं, दिखाइए। उसने वही पुत्र दिखाए। कहा महाराज ये 2 अलग अलग थे, जंगल में पड़े थे, तो मैंने इन दोनों को ऐसे लिया और जुड़ गए। महाराज बहुत खुश हुए, कहा कि चलो ये तो वही पुत्र है हमारे। तो राजा के दिमाग में बात ये आई कि इसकी वजह से मुझे पुत्र मिला है, तो क्यों ना मैं इसी के नाम पर इसका नाम रख देता हूँ। तभी उसका नाम क्या रखा गया? जरासंध। बात समझ में आ रही है? जरा नाम की राक्षसनी थी, उसने राजा को पुत्र दिया, तो राजा ने खुशी होकर उसी का नाम उस पुत्र को दे दिया।
अब बताओ, जैसा तुम नाम दोगे वैसा वो काम भी तो करेगा, करेगा कि नहीं। वो राक्षस नहीं थे तो उसके अंदर भी तो राक्षसी वाले गुण आ गए हैं जरासंध के। बात समझ में आ रही? ठीक है। तो मल्ल युद्ध किन के बीच में होता है? भीम और जरासंध के बीच में। ये केवल आप इतना याद रखना, इसमें बाकी इससे क्वेश्चन नहीं पूछता। ठीक है, अब चलते हैं हर्यक वंश में। दूसरा देखिए, मगध में दूसरा वंश है तुम्हारा हर्यक वंश। कौन सा है? हर्यक वंश। अब देखिए, मगध में ये दूसरा वंश है हर्यक वंश। तो हर्यक वंश का जो संस्थापक था वो बिंबिसार था। कौन? बिंबिसार। देखिए, ये दो शासक बहुत कंफ्यूज करते हैं। एक तुम्हारा बिंबिसार, ठीक है, बिंबिसार, और दूसरा बिंदुसार। लेकिन दोनों का जो रिश्ता है वो अलग अलग है। देखिए, ये जो बिंबिसार है इसका संबंध हर्यक वंश से है। कौन से वंश से? हर्यक वंश से। और ये जो बिंदुसार है इसका जो संबंध है वो मौर्य वंश से है। बात समझ में आ रही? तो दोनों अलग अलग शासक हैं, लेकिन कन्फ्यूज कर देता है, क्योंकि देखिए बिंबी और बिंदु, ठीक है, लेकिन सार दोनों में लगा हुआ है। बात समझ में आ गई? ठीक। अब देखिए आगे चलते हैं। तो अब हम हर्यक वंश पढ़ेंगे। तो हर्यक वंश का संस्थापक कौन? बिंदुसार की बिंबिसार? हर्यक वंश। ठीक है। अब देखिए, हर्यक वंश का संस्थापक तो खुद कौन था? बिंबिसार। ठीक है। अब देखिए, तुम्हें बिंबिसार की तस्वीर दिखाते हैं। ये आपको दिख रहा है? ये देखिए, ये बंदा है बिंबिसार। ये अब देखिए, ये बंदा बिंबिसार है और बहुत चतुर, बहुत होशियार, मतलब जितने गुण होने चाहिए एक राजा के अंदर सारे के सारे गुण थे बंदे के अंदर। ठीक है, सर्वगुण संपन्न शासक था ये। ठीक। अब देखिए, देखने सुनने में ठीक ही ठाक लगता है, बस समझे। और क्या, देखो ना, बढ़िया दाढ़ी वाड़ी सब सेट किए हैं। क्या दिक्कत है? जब ये तस्वीर अभी मतलब ये बनाई गई है तो ऐसे लग रहा है, जब ये जवान होगा तो कितना कैसा लग रहा है, तब तो कहर ढा के रखा होगा। ठीक है। तो ये तुम्हारा बिंबिसार है, और बिंबिसार हर्यक वंश का कौन था? संस्थापक था। बात समझे? हर्यक वंश का क्या था? ये संस्थापक था और इस वंश का पहला शासक था। ठीक। अब देखिए, इसके जो पिता थे, इसके पिता जानते हो क्या नाम था? भाटी। क्या नाम था? भाटी। और इसकी जो माता थी उसका नाम था बिंबी। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना? इसके पिता कौन थे? भाटी, और इसकी माता कौन थी? बिंबी। तो आप इसी समय ये क्या बोलते हैं, अंदाज़ा लगा लीजिए कि इसका नाम बिंबिसार पड़ा तो इसके किसका नाम से पड़ा? माँ के नाम पर पड़ा ना, बिंबी, और पिता का नाम भाटी। बिंबी भाटी, बिंबी भाटी। अब देखिए, अगर हम बात करें पुत्र की तो इसके कई पुत्रों का उल्लेख मिलता है, लेकिन हमें कई नहीं पढ़ना, 2 ही 3 पढ़ना। देखिए, सबसे पहले अजातशत्रु, उसके बाद अभय कुमार, और अभय कुमार के बाद इसका अगला पुत्र जिसे कहा जाता है जीवक। बात समझ रहे? कौन सा? जीवक। देखिए, अजातशत्रु को तो इसके बाद हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है, लेकिन अभय कुमार और जीवक को ये अभी हम पढ़ लेंगे। ठीक। तो सबसे पहले देखिए, अजातशत्रु, अभय कुमार और जीवक। लेकिन जीवक को कहीं ना कहीं जानते हो क्या होता है? कंफ्यूज कर देता है। जीवक कैसे कंफ्यूज करता है ये भी मैं आपको बता दूं। कुछ किताबें ये कहती हैं कि जीवक बिंबिसार का राज्य में एक वैद्य था। जीवक बिंबिसार के राज्य में एक क्या था? वैद्य था। और कुछ किताबें ये कहती हैं
कि जीवक आम्रपाली का पुत्र था। अब देखिए समस्या आ रही है कि आम्रपाली कौन थी, ये भी तो पता होना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए पुत्र को तो जान गए, पुत्री देख लेते हैं, फिर उसके बाद इनको पढ़ते हैं। तो इसकी पुत्री दो थी, एक का नाम था हल्ला और दूसरी का नाम था बेहल्ला। बात समझ में नहीं? हल्ला और बेहल्ला, दो पुत्री का उल्लेख मिलता है इसके। ठीक, अब देखिए अगर इसकी हम पत्नी की बात करें तो इसकी पत्नी एक तुम्हारी महाकोसला। कौन सी? महाकोसला, नाम सुने होंगे, ठीक है? नहीं सुने? कौशल नरेश प्रसन्नजीत की बहन थी ये। कौशल का एक राजा था प्रसन्नजीत, उसकी बहन थी महाकोसला। बात समझे? उसके बाद इसकी एक क्या बोलते हैं, वैशाली की वैशाली के राजा चेतक, चेतक की बहन जिसका क्या नाम था? चलना। ठीक है, फिर उसके बाद क्षेमा, ये पंजाब की रहने वाली थी। ठीक है, तीन पत्नियों को उल्लेख मिलता है। कौन कौन सी? महाकोसला, चलना और क्षेमा। बात समझ में आ गई? अब देखिए आगे चलते हैं। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके शासनकाल को देख लेते हैं, ये कब से कब तक शासन किया है मगध पर। ठीक है, ये कब से कब तक शासन किया है मगध पर। चले देखिए 542 से लेकर 492 ईसा पूर्व तक इसने शासन किया है। कितना? 542 ईसा पूर्व से लेकर 492 ईसा पूर्व तक इसने क्या किया? मगध की गद्दी पर शासन किया। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, ठीक। अब चलते हैं आगे, अब इनको एक एक को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए, ये जो बिंबिसार था ना, ये अपने साम्राज्य का जो विस्तार करता था, जानते हो कैसे करता था? वैवाहिक संबंध द्वारा। अपने साम्राज्य का विस्तार ये कैसे करता था? वैवाहिक संबंध द्वारा, मतलब विवाह करता था। क्या करता था? विवाह। तो ये साम्राज्यवादी विचारधारा थी इसकी कि नहीं थी, कि राज्य को आगे बढ़ाना है, चाहे जैसे बढ़े बढ़ाना है, बस में। और ये सबसे अच्छा फंडा कौन सा अपनाया? वैवाहिक संबंध। और देखिए कौन सी लड़की से ये शादी करता था? जिसके भाई के ना हो, केवल कौन हो? लड़की हो, क्योंकि पूरी जायदाद मुझे मिल जाए। क्या फंडा था इसका? सही था ना? और यही कारण था इसका पुत्र इससे झेल दिया। इसका पुत्र यही कारण था कि इसको निपटा दिया, कि छोड़ा ही नहीं। चले अब आगे। हाँ, इसी का पुत्र अजातशत्रु ने इसे मारा था। ठीक, अब देखिए आप चलते हैं, आपको आगे बताते हैं इसकी मेन कहानी। ये देखिए मगध इस साइड पर, ये क्या कहते हैं, मगध इस साइड पर ये है। तो यहाँ पर एक राज था अवंती। कौन सा राज? अवंती। तो एक अवंती का शासक था उस समय, जिसका नाम था प्रसन्नजीत। क्या नाम था? प्रसन्नजीत। अब क्या हुआ, प्रसन्नजीत एक बहुत बड़ी बीमारी से गुजर रहा था। मतलब ये बहुत ज़्यादा क्या था? बीमार था। तो एक बहुत बड़ी बीमारी से गुजर रहा था। तो क्या हुआ कि मगध पर बिंबिसार था। तो बिंबिसार के दिमाग में एक बात ये आई कि क्यों ना अवंती को कब्जा किया जाए। लेकिन जब इसे ये पता चला कि अवंती का जो राजा है प्रसन्नजीत, वो काफ़ी ज़्यादा बीमार है, आज नहीं तो कल ख़त्म हो जाएगा, बस है। तो थोड़ा इसका हृदय परिवर्तित हुआ कि यार किसी व्यक्ति को, मरे हुए को मारना बेकार है, एक काम करो, छोड़ो इसे। यहाँ के जो वैद्य हकीम थे उन्होंने कहा कि प्रसन्नजीत ज़्यादा दिन का मेहमान नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन चलेगा, इसके बाद ही ख़त्म हो जाएगा। प्रसन्नजीत भी काफ़ी ज़्यादा मायूस हुआ। भाई अगर आपसे कोई कह दे कि आप 10 दिन के साथी हैं, उसके बाद नहीं, तो क्या बीतेगा। प्रसन्नजीत भी गुमसुम रहने लगा। तभी ये बात जब ये क्या बोलते हैं, बिंबिसार को पता चली, तो बिंबिसार ने जीवक, ये देख रहे हैं, ये
ये जीवक है। तभी बिंबिसार ने क्या किया कि अवंती जीवक को भेजा। किसको अवंती भेजा? जीवक को। और जीवक उसके वैद्य था। अब देखिए, जब उसने जीवक को भेजा अवंती इलाज करने के लिए, तो जीवक बहुत खुशी खुशी से आया यहाँ पर। और जब जीवक यहाँ पर आया तो प्रसन्नजीत से कहा कि मुझे मगध का राजा बिंबिसार ने भेजा है और मैं आपका इलाज करना चाहता हूँ। तो उसने कहा, देखिए आपका स्वागत है और हम चाहते हैं कि हम ठीक हो जाएं, शायद आप ही की दवाओं में दम हो, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा क्योंकि बहुत दूर दूर के वैद्य हकीम आए और मुझे ठीक नहीं कर पाए। जीवक ने कहा, एक बार प्रयास करने में क्या जाता है, करते हैं आपके ऊपर। कहा ठीक है करिए। अब भैया क्या हुआ, जीवक ने अपना कार्यक्रम शुरू किया। काफ़ी ज़्यादा उसकी सेवा किया। किसकी? प्रसन्नजीत की। प्रसन्नजीत ठीक हो गया। जब प्रसन्नजीत ठीक हो गया तो प्रसन्नजीत बहुत ज़्यादा जीवक के ऊपर प्रभावित हुआ। ठीक है, प्रसन्नजीत ने जीवक से कहा, अरे यार जब तुम इतने अच्छे हो तो तुम्हारा जो राजा होगा वो कितना अच्छा नहीं होगा। बात समझे? उसने जीवक से कहा, जाओ खजाने में जितना भरना हो भर लो, क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई है। जीवक को भैया लालची आदमी शुरू में गा दबा के भरिस। दबा के भरे के बाद घोड़ा मर लदाई से राजा सीधा कहाँ लेके आवा? यहाँ अवंत से कहाँ? राजगृह मगध। जब मगध लेकर आया पूरा सामान, बिंबिसार मिल गया। बिंबिसार का है, ये बताओ कुछ दिया हुआ है? कहा हाँ। कहा ये देखो। बिंबिसार का है, अब एक काम करो, कहे जितना ये सामान है ना, कहे वापस उसी को फिर दे आओ। जीवक काफ़ी ज़्यादा का, यार बताओ यार इतना वो दिया, मैं उसकी इतनी सेवा किया, दवा किया, सब चीज़ किया उस, तो कहा नहीं तुम दे आओ। तो कहा फिर मेरा इनाम? कहा मैं तुम्हें दे रहा हूँ ना। कहा तुम एक काम करो, जाके यहाँ जितना उसने दिया है इससे दुगना जाके तुम ले लो जा खजाने से। जीवक बहुत प्रसन्न हुआ, कहा चलो दुगना मिल रहा है। अब भैया क्या हुआ कि यहाँ पर वो जब वापस आया प्रसन्नजीत के पास, तो प्रसन्नजीत ने कहा कि यह बताओ राजा आपके नाराज़ हो गए क्या हमसे? कहा नहीं महाराज, राजा आपसे बिल्कुल नाराज़ नहीं है। हमारे राजा तो इतने अच्छे हैं कि आप जितना हमें दिए इससे दुगना मुझे वो अपने से दे दिए। और उन्होंने कहा है कि ये सामान आप वापस किसको दे जाए? राजा को, प्रसन्नजीत को। तो आप ये स्वीकार करें। तो उसका मन और गदगद हो गया कि यार कितना अच्छा राजा है। तभी क्या हुआ, प्रसन्नजीत खुशी से पूरे अवंती को बिंबिसार को दे दिया था। उसने कहा इस अवंती की ज़रूरत मैं पूरी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन बिंबिसार पूरी कर लेगा। कोई अगर बाहरी आक्रमण होगा तो बिंबिसार इस अवंती को बचाएगा, और क्योंकि अब मैं कमज़ोर हूँ। खुशी खुशी दे दिया। अब बताइए कितना अच्छी उसकी रणनीति थी, ठीक ही नहीं? ठीक, आज के नेता फेल हो जाएंगे उसके सामने राजनीति में, कि नहीं? हाँ, तो इस तरह अवंती को बिंबिसार अपने में मिला लिया। अब देखिए जीवक की बात बता दें। जीवक को उसका पुत्र क्यों कहा जाता है? ये भी देखिए, जीवक को बिंबिसार का पुत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि बिंबिसार के दरबार में एक वैश्या रहती थी, और उस वैश्या का नाम था आम्रपाली। क्या नाम था? आम्रपाली। तो आम्रपाली नाम की वैश्या थी, तो उसी आम्रपाली से जीवक पैदा होता है। और आम्रपाली किसके दरबार में रहती थी? तो बिंबिसार के दरबार में रहती थी। ठीक है, तो इस हिसाब से जीवक किसका पुत्र हुआ? बिंबिसार का क्या हुआ? पुत्र हुआ। भाई एक समय क्या हुआ कि जब आम्रपाली प्रेग्नेंट हुई तो बिंबिसार से उसने कहा शादी कर लीजिए। तो बिंबिसार का है बैगलन का, ये 2-2, 3-3 ऐसे हम कई के साथ शादी करूं? एक काम करो, ये जो बच्चा हो रहा है इसे आप जंगल में कहीं फेंक दो। अब क्या हुआ कि जो बिंबिसार का पुत्र था अभय कुमार, वो जंगल को ज़्यादा पसंद करता था, वहीं पर वो कुश्ती लड़ता था, खेलता था, कूदता था, जो भी करता था वो जंगल में ही रहता था। अब आम्रपाली के पुत्र हुआ। जब आम्रपाली के पुत्र हुआ तो आम्रपाली कहा कि अब ये लड़का लेके मैं करूँगी तो क्या करूँगी, और वो सीधा गई और जंगल में फेंक दी। जब जंगल में फेंक दी
तो अब भैया क्या हुआ कि लड़का रोने लगा, फेंकेगी तो रोएगा तो है ही है। और उसकी आवाज़ पड़ी किसके कानों पे? अभय कुमार के। जब अभय कुमार के कानों पर आवाज़ पड़ी तो अभय कुमार गया लेकर आया। तो अभय कुमार ने उसे अपना नाम दिया कि चलो मैं अब इसको पालूंगा, मैं करूंगा। तभी उसी ने इसका नाम जीवक रखा। बात समझे? और अभय कुमार उसकी काफ़ी एक पिता के जैसे उसकी देखभाल करता था। और जब ये बात पता चला किसको? बिंबिसार को, कि मेरा ही पुत्र है, तो वो भी कुछ नहीं कहता था, चल अच्छा करते रहा। तभी क्या हुआ कि जब वो धीरे 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 बड़ा होने लगा वो लड़का, तो अभय कुमार सोचा कि क्यों ना इसकी कुछ पढ़ाई लिखाई कराई जाए। तो उस समय एक ही विद्यालय था यहाँ पर, तक्षशिला, बाकी कहीं विद्यालय ही नहीं थे। ठीक है, तो जीवक को तक्षशिला भेजा गया। तो जब जीवक को तक्षशिला भेजा अभय कुमार ने पढ़ने के लिए, तब भाई वहाँ पर पिता का नाम चलेगा कि नहीं चलेगा? ठीक है भाई, पिता का नाम तो चाहिए। तो जब वहाँ पर, तो ये बात अभय कुमार को अच्छी तरह पता थी कि ये पुत्र मेरा भाई है, असल में, क्योंकि मैं इसकी माता जो आम्रपाली है और मेरे पिता के नाजायज़ संबंध थे। तो उसने सीधा वहाँ पर गया, सीधा कह दिया कि इसके भाई, वहाँ पूछे टीचर अध्यापक कि इसके पिता का क्या नाम था, उसने सीधा कह दिया बिंबिसार। भैया जितनी टाइम का है बिंबिसार, तो नीचे से ऊपर देखने लगे कि ये राजा का पुत्र है। तो उसने कहा क्यों, हम बात नहीं मानेंगे। कहा मैं भी तो उसी का पुत्र हूँ, ये मेरा भाई है, नाम लिखो इसका। खैर नाम लिखे उसका। जीवक से बिंबिसार ने कह दिया, जीवक से अभय कुमार ने, जीवक से अभय कुमार ने कहा कि देख भाई, अगर तुझे समाज में इज्जत हासिल करनी है तो पढ़ाई मन से करना, लापरवाही से नहीं करना, तो ये समाज तुझे अपनाएगा। अब क्या हुआ, जीवक काफ़ी ज़्यादा लगन के साथ पढ़ा, और पढ़ने के बाद उसने बहुत, मतलब ये समझिए कि उस समय वो एक MBBS डॉक्टर था जीवक, जिसे MBBS डॉक्टर कहते हैं। अब बनकर आया MBBS डॉक्टर वहाँ सीधा। तो जब मगध में आया तो वो उधर से इलाज ही करता हुआ चला आ रहा था सबके। तभी क्या हुआ कि कौशल के राजा जो थे प्रसन्नजीत, वो क्या बोलते हैं उसका, हाँ प्रसन्नजीत। तो प्रसन्नजीत के बहुत सारी बीमारियाँ थी, बिंबिसार के भी बहुत सारी बीमारियाँ थी। तो बिंबिसार के भगंदर की बीमारी थी, बवासीर जिसे कहते हैं, पाइल्स, उसकी बीमारी थी, ठीक नहीं हो रहा था। जीवक आया, ठीक कर दिया, काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हुआ। पूरे मगध में नहीं, पूरे उत्तर भारत में जीवक की चर्चाएं होने लगी थी। आप ये समझ लीजिए, इतना ज़्यादा उच्च कोटि का वैद्य था जीवक। बात समझ में आ गई? जब क्या बोलते हैं, जब प्रसन्नजीत को उसने ठीक कर दिया था, ठीक है, जब प्रसन्नजीत को उसने ठीक कर दिया तो अच्छे को ठीक कर देगा कि नहीं करेगा? ये तो मरने वाला था। ठीक है, तो ये बंदा बहुत ज़्यादा होशियार था। ठीक है, चलिए अब आगे। तो आम्रपाली किसके दरबार में वैश्य थी? बिंबिसार के। ठीक है, तो एक हिसाब से देखा जाए वो भी उसकी पत्नी हुई कि नहीं हुई? हुई। भले ही मांग ना भरा हो तो क्या हुआ, पत्नी तो थी भाई, दरबार में तुम रखते थे, ठीक, तो रखोगे तो निश्चित है पत्नी का दर्जा तो ले ही लिए तुम्हारा। चलें अब आगे। तो ये तुम्हारा कौन था वंश का पहला शासक था? बिंबिसार का, वो हर्यक वंश का बिंबिसार पहला शासक था। अब चलते हैं आगे। अब देखिए, बिंबिसार की हत्या इसी के पुत्र ने की थी। 492 ईसा पूर्व में इसी के पुत्र अजातशत्रु ने इसकी हत्या कर दी थी। ठीक है, तो इससे, इस राजा से संबंधित इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब देखिए, दोहरा लेते हैं। सबसे पहले देखिए, शासक कौन था? गलत लिख गया। शासक आपका बिंबिसार था। ठीक है, इसके दो पुत्र, वैसे एक वो तुम्हारा, तो इसका पुत्र कौन था? अजातशत्रु और अभय कुमार। ठीक है, अभय कुमार और जीवक, ये इसके पुत्र थे। ठीक है, क्या जीवक इसका वैसे रानियों से किसी से पुत्र पैदा हुआ था? नहीं, इसकी एक वैश्य थी इसके दरबार में, उसका क्या नाम था? आम्रपाली, उसी का पुत्र था। ठीक है, कोई दिक्कत? इसने कब तक 400
हाँ 42 ईसा पूर्व से लेकर के वो, हाँ सॉरी 542 ईसा पूर्व से लेकर के 492 ईसा पूर्व तक इसने क्या किया, मगध पर शासन किया। इसकी राजधानी राजगृह थी। इसकी राजधानी क्या थी, राजगृह। उदयन राजधानी चेंज करता है, बाकी ये राजधानी नहीं चेंज करते। बस समझ। इसने वैशाली पर भी आक्रमण किया था लेकिन फेल हो गया था। अंग पर किया, जीत गया था। अंग को इसने जीत लिया था, लेकिन क्या तुम्हारा क्या कहते हैं, अवंती को इसने बहुत कूट नीति के साथ आराम से वैवाहिक, इसका मेन विस्तार कैसा था, विवाह करो राज लो, ठीक है, मस्त था। उसी लड़की के पीछे जाता था जिस लड़की के भाई ना हो, राजा अकेला हो, पुत्री सुंदर हो, शादी कर लो, ठीक है। हाँ, तो ये तुम्हारे बिंबिसार की कहानी थी। अब चलते हैं इसके पुत्र अजातशत्रु के विषय में जानते हैं। किसके, अजातशत्रु। समय कितना हुआ, हाँ देखिए अब अजातशत्रु के विषय में जानते हैं, है ना। देखिए ये हर्यक वंश का दूसरा शासक था अजातशत्रु। बिंबिसार से कहीं ज़्यादा ये तेज था हर मामले में। बात समझ में आए, हर मामले का मतलब देखिए, बिंबिसार अपने पिता को नहीं मारा लेकिन इसने जेल दिया, तो कहीं ना कहीं तेज हुआ कि नहीं हुआ। बिंबिसार ने अपने पिता को नहीं मारा लेकिन इसने अपने पिता को जेल दिया, ठीक है। देखिए राजनीति बहुत ख़राब चीज़ होती है, खास करके गद्दी। इसने अपने बाप को क्यों मारा, गद्दी के कारण ही तो मारा, क्योंकि इसे राजा बनना था। और वो ये उसके पास गया कि मुझे भी राजा बनाओ, तो उसने कहा देख अभी तो खा पी खेल कूद राजा वाजा के चक्कर में ना रह, अभी मैं खुद राजा बन रहा हूँ, ठीक है। अभी मुझ में अभी क्या कमी है, देख अभी मैं खुद शादी कर रहा हूँ, सब चीज़ कर रहा हूँ। तो इसने कहा रुक बुढ़वा तो बहुत ज़्यादा सठिया रहा, तो कहा पाज यूँ तो झेल दे हूँ। झेल दिया, देर नहीं लगा, झेल ही दिया। ऐसा झेला कि बिंबिसार दोबारा उठा ही नहीं। अच्छा एक चीज़ और है, कुछ किताबें कह रही हैं कि जो अजातशत्रु था इसकी संगत गलत थी। इसकी संगत क्या थी, गलत थी। भाई लास्ट में क्या हुआ कि पहले शुरू में बिंबिसार जैन धर्म को अनुयायी था, तो शुरू में जैन धर्म को मानता था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि वही बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया। भाई जब गौतम बुद्ध का समकालीन था बिंबिसार, देखिए दोनों गौतम बुद्ध के समकालीन थे, अजातशत्रु और बिंबिसार। तो जब गौतम बुद्ध बिंबिसार के दरबार में गए तो बिंबिसार ने उनका भव्य स्वागत किया था, और भव्य स्वागत करने के बाद वो उनका अनुयायी बन गया। क्योंकि देखिए बौद्ध धर्म में शांति बहुत रहती है, बौद्ध धर्म में शांति बहुत रहती है। देखते हो अब बिल्कुल उनके जो बौद्ध भिक्षु होते हैं, केवल एक तरफ के मतलब एक रंग के कपड़े पहन लेंगे, बिल्कुल नॉर्मल, ना बालों का पता रहेगा, ना दाढ़ी मूंछ, कुछ नहीं रहेगा उनके, और बिल्कुल शांत रहेंगे, ठीक है। तो बौद्ध धर्म में जब शांति रहती तो अच्छा लगता है। तो बिंबिसार को भी शांति पसंद थी, तभी इसने कहा कि ये लड़ाई झगड़ा ये सब बंद करो, सीधा एक काम करो, एक टारगेट रखो, लड़की से प्रेम करो, और प्रेम करने के बाद राजा अपने आप आ जाएगा, उसका बाप जो होगा, भाई होगा, बाप होगा, जो भी होगा वो अपने आप आ जाएगा, आराम से शादी हो जाएगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया था, ठीक है। चलेंगे फिर कल पढ़ाएंगे आगे।